शेयर बाजार में सोमवार को लगातार चौथे दिन जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 544 अंक चढ़कर 78,639 पर और निफ्टी 50 करीब 391 अंक बढ़कर 24,774 पर बंद हुआ, जो करीब 5 महीने का ऊपरी स्तर है। क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की वजह से आखिरी चरण में निफ्टी में करीब 184 अंकों का बड़ा बदलाव देखने को मिला। बाजार की इस तेजी में सबसे बड़ा योगदान फाइनेंशियल और आईटी स्टॉक्स का रहा। करीब 45 निफ्टी 50 स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए, जबकि निफ्टी बैंक 983 अंक उछलकर 58,248 और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 764 अंक बढ़कर 63,679 पर पहुंच गया। यानी खरीदारी सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रही। क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट का सीधा फायदा एविएशन और दूसरी ऑयल सेंसिटिव कंपनियों को मिला। इंडिगो निफ्टी का सबसे बड़ा गेनर रहा, जबकि ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इंडिगो और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में करीब 4 से 5% तक की तेजी देखने को मिली। दूसरी तरफ अपोलो हॉस्पिटल्स, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और मारुति सुजुकी इंडिया जैसे स्टॉक्स दबाव में रहे। खासकर फार्मा स्टॉक्स में हाल की तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली, यानी निवेशकों ने बढ़े हुए भाव पर कुछ होल्डिंग्स बेचकर प्रॉफिट बुक किया। क्वार्टरली रिजल्ट्स और मैनेजमेंट कमेंट्री ने कई स्टॉक्स में बड़ी हलचल पैदा की। एपीएल अपोलो ट्यूब्स और डिवीज लेबोरेटरीज करीब 7% चढ़े, जबकि एबीबी इंडिया में मजबूत ऑर्डर इनफ्लो और श्री सीमेंट में अच्छे वॉल्यूम्स और पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री के कारण तेजी रही। जुलाई सेल्स के आंकड़ों ने भी कुछ स्टॉक्स को सपोर्ट दिया। अशोक लेलैंड करीब 5% चढ़ा, जबकि आईटीसी को सिगरेट वॉल्यूम्स उम्मीद से बेहतर रहने का फायदा मिला और गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया में भी मजबूती देखने को मिली। मिड कैप सेगमेंट में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जुबिलेंट फूड वर्क्स, आदित्य बिरला कैपिटल और विशाल मेगा मार्ट जैसे स्टॉक्स भी मजबूत रहे। इससे साफ है कि बाजार में ब्रॉड बेस्ड बाइंग रही और तेजी केवल सेंसेक्स निफ्टी के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स तक सीमित नहीं थी। हालांकि हर तरफ तेजी नहीं रही। मुथूट फाइनेंस के कमजोर देन एक्सपेक्टेड फर्स्ट क्वार्टर अर्निंग्स के बाद स्टॉक करीब 7% गिरा, जबकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX करीब 4% टूट गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने CERC को मार्केट कपलिंग से जुड़े रेगुलेशंस बनाने की अनुमति दी है। सुनवाई के दौरान CERC ने बताया कि मार्केट कपलिंग को लेकर रेगुलेशंस अगले 4 से 6 हफ्तों में जारी किए जाएंगे, जिससे अलग अलग पावर एक्सचेंजेस को एक साझा व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। अब इस मामले में CERC के नए रेगुलेशंस और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर नजर रहेगी। मार्केट कपलिंग लागू होने पर अलग अलग पावर एक्सचेंजेस के बीच बिजली की कीमत तय करने की प्रक्रिया को एक साझा व्यवस्था के तहत लाने का प्रस्ताव है। मार्केट ब्रेथ वो भी मजबूत रहा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो करीब 5:2 रहा, जिसका मतलब यह है कि गिरने वाले स्टॉक्स की तुलना में बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या काफी ज्यादा थी और बाजार में बाइंग पार्टिसिपेशन व्यापक रहा। बाजार की तेजी को क्रूड ऑयल में गिरावट से भी बड़ा सपोर्ट मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर नए सैन्य हमले की योजना रोककर न्यूक्लियर डील की कोशिशों पर जोर दिया, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड 4.64% गिरकर $83.85 और WTI क्रूड 4.74% टूटकर $80.66 प्रति बैरल पर आ गया। क्रूड ऑयल में यह गिरावट भारतीय शेयर बाजार के लिए इसलिए बड़ी राहत है क्योंकि सस्ता तेल इन्फ्लेशन और कंपनियों की लागत दोनों पर दबाव कम कर सकता है, खासकर एविएशन, ट्रांसपोर्ट और ऑयल सेंसिटिव कंपनियों के लिए। सप्लाई को लेकर भी बाजार की चिंता कुछ कम हुई है, क्योंकि ओपेक प्लस ने सितंबर से रोजाना करीब 1.88 लाख बैरल्स तेल उत्पादन बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसके साथ 2023 में शुरू की गई 16.5 लाख बैरल्स पर डे की वॉलंटरी प्रोडक्शन कट को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस प्रोडक्शन इंक्रीज में सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान और ओमान जैसे प्रमुख ओपेक प्लस मेंबर शामिल हैं। हालांकि 2027 के प्रोडक्शन कोटास तय करने के लिए ओपेक प्लस अपने मेंबर्स की वास्तविक ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी की समीक्षा कर रहा है। आसान भाषा में कहें तो जिस देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी होगी, उसके आधार पर अगले साल उसका तेल उत्पादन कोटा तय करने की कोशिश होगी। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC की बैठक 3 से 5 अगस्त के बीच चल रही है और फिलहाल रेपो रेट में बदलाव की उम्मीद काफी कम है। र्यूटर्स के इकोनॉमिस्ट्स पोल में करीब 95% इकोनॉमिस्ट्स ने रेपो रेट को मौजूदा 5.25% पर बरकरार रखने का अनुमान जताया है। इसलिए बाजार की नजर अब RBI के अगले संकेतों पर है। RBI के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच संतुलन बनाने की है। ऊंचे क्रूड ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और कमजोर मॉनसून इन्फ्लेशन के लिए रिस्क बने हुए हैं। इसलिए RBI फिलहाल स्थिति का आकलन करके आगे की पॉलिसी तय कर सकता है और उसका पॉलिसी स्टांस बाजार के लिए काफी अहम रहेगा।
आरबीआई की नजर मॉनसून और एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स पर भी रहेगी। मॉनसून का असर फूड इन्फ्लेशन पर पड़ सकता है, जबकि एफसीएनआरबी स्कीम के जरिए आने वाली फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स रुपए और देश की लिक्विडिटी को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट्स की दिशा तय करने में ये दोनों फैक्टर। सोमवार को नए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी CAS की शुरुआत हुई और पहले ही दिन निफ्टी स्पॉट और निफ्टी फ्यूचर्स की क्लोजिंग में बड़ा अंतर देखने को मिला। निफ्टी स्पॉट करीब 1.6% बढ़कर 24,774 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी फ्यूचर्स करीब 0.87% की तेजी के साथ 24,661 पर रहा, जिससे नई क्लोजिंग प्रक्रिया चर्चा में आ गई। CAS में FNO वाले चुनिंदा स्टॉक्स के कैश सेगमेंट में 3:15 बजे के बाद सामान्य ट्रेडिंग रोक दी जाती है और क्लोजिंग प्राइस ऑक्शन के जरिए तय होती है। 3:20 से 3:25 बजे तक मार्केट और लिमिट ऑर्डर्स लिए जाते हैं, जबकि 3:25 से 3:30 बजे तक सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स की अनुमति होती है। इस ऑक्शन में क्लोजिंग प्राइस उस स्तर पर तय की जाती है जहां सबसे ज्यादा शेयर्स की खरीद बिक्री संभव हो सके, इसलिए जिन स्टॉक्स में लिक्विडिटी यानी खरीद बिक्री कम होती है उनमें कुछ बड़े ऑर्डर्स भी क्लोजिंग प्राइस को सामान्य लास्ट ट्रेडेड प्राइस से काफी ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। पहले दिन ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, आइचर मोटर्स और ग्रासिम इंडस्ट्रीज जैसे कुछ बड़े स्टॉक्स में लास्ट ट्रेडेड प्राइस और CAS क्लोजिंग प्राइस के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला। इसके अलावा कई ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को 3:15 बजे के बाद ऑर्डर्स लगाने या प्राइस देखने में दिक्कत हुई, चूंकि नई ऑक्शन प्रक्रिया और सिस्टम के बीच तालमेल बैठने में शुरुआती परेशानी सामने आई। एथर एनर्जी के जून तिमाही के नतीजे काफी बेहतर रहे हैं। कंपनी का नेट लॉस पिछले साल के 178.2 करोड़ रुपए से घटकर 51 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि रेवेन्यू 88.8% बढ़कर 1,217 करोड़ रुपए पहुंच गई है। एथर एनर्जी का ईबिटा लॉस भी 134.3 करोड़ रुपए से घटकर 33.4 करोड़ रुपए रह गया है, यानी कंपनी के बढ़ते कारोबार के साथ ऑपरेटिंग स्तर पर नुकसान काफी कम हुआ है। बेहतर नतीजों के बाद शेयर ने BSE पर 3% से ज्यादा की तेजी के साथ 1,287.90 रुपए का इंट्राडे हाई छुआ। कंपनी अब अपने अगले ग्रोथ फेज की तैयारी कर रही है और नए EL स्कूटर पर काम तेजी से चल रहा है। इसकी होमोलोगेशन यानी जरूरी रेगुलेटरी अप्रूवल प्रक्रिया जून तिमाही में पूरी हो चुकी है और होसुर प्लांट में बड़े पैमाने पर उत्पादन की ट्रायल भी शुरू हो गई है। UPL का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 10 करोड़ रुपए रहा, जबकि बाजार में 102 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान था और पिछले साल कंपनी को 88 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 9,216 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,181 करोड़ रुपए रही, जो अनुमान से बेहतर है। UPL का ईबिटा 1,450 करोड़ रहा, लेकिन ये 1,510 करोड़ रुपए के अनुमान से कम है। वहीं ईबिटा मार्जिन पिछले साल के 15.24% से घटकर 14.24% हो गया है, यानी कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा दबाव बना हुआ है। सुंदरम फाइनेंस का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 22% बढ़कर 522 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल ये 429 करोड़ रुपए था। कंपनी की रेवेन्यू भी 10.2% बढ़कर 2,076 करोड़ रुपए पहुंच गई, जो कारोबार में मजबूत ग्रोथ को दिखाता है। धनुका एग्रीटेक के नतीजे इसके मुकाबले कमजोर रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 34.6% घटकर 36.3 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 12.6% गिरकर 461.8 करोड़ रुपए रह गई, जबकि पिछले साल रेवेन्यू 528.3 करोड़ रुपए थी। धनुका एग्रीटेक का ईबिटा भी 33.9% घटकर 55 करोड़ रुपए रह गया है। इसके चलते ईबिटा मार्जिन पिछले साल के 15.7% से गिरकर 11.1% हो गया है, यानी कंपनी के ऑपरेशनल मुनाफे पर दबाव साफ दिखाई दे रहा है। NOCL के जून तिमाही के नतीजे मजबूत रहे हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 17 करोड़ रुपए से बढ़कर 28 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 336 करोड़ रुपए से बढ़कर 403 करोड़ रुपए हो गई, जबकि ईबिटा 30 करोड़ रुपए से बढ़कर 45 करोड़ रुपए पहुंचा और ईबिटा मार्जिन भी 8.9% से सुधरकर 11.2% हो गया। नतीजों के बाद NOCL के शेयर में लगभग 12% की तेजी आई और भाव 184 रुपए तक पहुंच गया। साथ ही ट्रेडिंग वॉल्यूम भी सामान्य से काफी ज्यादा रहा। शेयर का ऑल टाइम हाई 336 रुपए है। जुनिपर ग्रीन एनर्जी के 1,800 करोड़ रुपए के IPO का सोमवार 3 अगस्त को बोली का आखिरी दिन है और अब तक इशू 5.77 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। QIB हिस्से में 18.80 गुना की मजबूत मांग रही, जबकि NII हिस्सा 0.93 गुना और रिटेल इन्वेस्टर्स का हिस्सा करीब 41% ही सब्सक्राइब हुआ है। जुनिपर ग्रीन एनर्जी ने IPO का प्राइस बैंड 214 से 225 रुपए प्रति शेयर तय किया है और कंपनी इस रकम में से 683.24 करोड़ रुपए अपने कर्ज चुकाने और 728.69 करोड़ रुपए अपनी सब्सिडरीज के कर्ज रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल करेगी। HDFC बैंक में बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक चीफ क्रेडिट ऑफिसर जिमी टाटा को 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है और यह फैसला बैंक के नए CEO के चयन पर बोर्ड के निर्णय से कुछ दिन पहले आया है। JM फाइनेंस का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट सालाना आधार पर 454 करोड़ रुपए से घटकर 292 करोड़ रुपए रह गया है। हालांकि कंपनी की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1,111 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,200 करोड़ रुपए रही है, यानी आय बढ़ने के बावजूद मुनाफे में करीब 36% की गिरावट आई है।
एथोस का Q1 स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 20.3 करोड़ रुपए से बढ़कर 28 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी का Q1 EBITI भी 46.4 करोड़ रुपए से बढ़कर 59.2 करोड़ रुपए रहा। हालांकि EBITDA मार्जिन 13.4% से थोड़ा घटकर 13.2% रह गया। VIP इंडस्ट्रीज में नई नियुक्ति हुई है, जहां नारायण सराफ को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO बनाया गया है। नारायण सराफ इससे पहले JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, सिप्ला और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों में काम कर चुके हैं। इन्फोएज के जुलाई जॉब्स पीक डेटा से नौकरी बाजार को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। जुलाई में व्हाइट कॉलर हायरिंग यानी ऑफिस और प्रोफेशनल नौकरियों में सालाना आधार पर 5% की बढ़ोतरी हुई, जबकि AI/ML से जुड़ी नौकरियों में 33% का बड़ा उछाल आया। IT सेक्टर में भी हायरिंग का रुझान बेहतर रहा और नौकरियों में सालाना आधार पर 6% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। कुल मिलाकर कंपनियां टेक्नोलॉजी, डिजिटल ऑपरेशंस और AI स्किल्स वाले लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दे रही हैं, जो जॉब सीकर्स के लिए सकारात्मक संकेत है। भारतीय शेयर बाजार में DII की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। जून 2026 में निफ्टी 50 में DII की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 21% पहुंच गई, जबकि FII की हिस्सेदारी घटकर रिकॉर्ड निचले स्तर 17% पर आ गई। सितंबर 2024 के बाद FII ने भारतीय बाजार से करीब $58 अरब निकाले हैं, जबकि इसी दौरान DII ने करीब $166 अरब का निवेश किया है। DII ने 24 में से 19 सेक्टरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और मंथली SIP इन्वेस्टमेंट करीब $3 अरब रहा। अदानी ग्रीन एनर्जी ने एनालिस्ट मीट में अदानी एनर्जी के साथ हुए सौदे पर सफाई दी है। सोलर प्रोजेक्ट्स का औसत टैरिफ 2.7 रुपए और विंड प्रोजेक्ट्स का 3.93 रुपए प्रति किलोवाट घंटा रहा, जो बेंचमार्क से क्रमशः 5.5% और 9.1% ज्यादा है। कंपनी के मुताबिक इस सौदे से ROA यानी असेट्स पर रिटर्न 13% से 14% और इक्विटी IRR 16.5% से 18% रह सकता है। हालांकि वास्तविक रिटर्न प्रोजेक्ट कॉस्ट, बिजली उत्पादन और मार्केट कंडीशंस पर निर्भर करे। भारत चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी सीमाओं के पास रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए करीब 45,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 18 से 24 महीनों में पंजाब, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में रेलवे लाइन, प्लेटफॉर्म और नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इस योजना के तहत होने वाला खर्च अगले 2 वर्षों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले कुल खर्च का करीब 22% बताया जा रहा है। बड़े पैमाने पर होने वाले इस निवेश से रेलवे कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों के लिए नए काम और ऑर्डर के मौके बन सकते हैं। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जुलाई के दौरान रफ्तार धीमी पड़ती दिखी है। HSBC का मैन्युफैक्चरिंग PMI जून के 54.2 से घटकर जुलाई में 53.5 पर आ गया, जो अगस्त 2021 के बाद सबसे निचला स्तर है। हालांकि PMI अभी भी 50 के ऊपर है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में एक्सपेंशन यानी विस्तार जारी है, लेकिन इसकी गति पहले के मुकाबले कम हुई है। अब निवेशकों की नजर नए ऑर्डर्स, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और इनपुट कॉस्ट्स के आंकड़ों पर रहेगी, जिनसे आगे सेक्टर की दिशा का अंदाजा मिलेगा। वन मोबीक्विक सिस्टम्स के जून तिमाही नतीजों में बड़ा सुधार देखने को मिला है। कंपनी पिछले साल के 42 करोड़ रुपए के घाटे से निकलकर इस बार 7.6 करोड़ रुपए के मुनाफे में आ गई है, जबकि रेवेन्यू भी 271 करोड़ रुपए से बढ़कर 281 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी का EBITDA भी पिछले साल के 42 करोड़ रुपए के घाटे से सुधरकर 8 करोड़ रुपए के मुनाफे में पहुंच गया है। वहीं लेंडिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 30 करोड़ रुपए से घटकर सिर्फ 2 करोड़ रुपए रह गए हैं, जिससे कंपनी की लागत और ऑपरेशनल प्रदर्शन में बड़ा सुधार दिखता है। ब्लूजेट हेल्थ केयर के जून तिमाही नतीजे कमजोर रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 14.2% घटकर 78 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 17.4% गिरकर 293 करोड़ रुपए रह गया, जिसके बाद शेयर में करीब 5% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का EBITDA भी 19% घटकर 98 करोड़ रुपए रह गया, जबकि EBITDA मार्जिन 34% से घटकर 33.4% हो गया। यानी प्रॉफिट और रेवेन्यू के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रदर्शन पर भी दबाव देखने को मिला है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा का जून तिमाही प्रदर्शन मिला जुला रहा है। वन टाइम गेन को छोड़कर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19% बढ़कर 492 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 28% बढ़कर 3,208 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन EBITDA मार्जिन 12.9% से घटकर 11.1% रह गया। कंपनी के कोर ट्रैक्टर बिजनेस की रेवेन्यू 27% बढ़कर 2,791 करोड़ रुपए और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बिजनेस की रेवेन्यू 419 करोड़ रुपए रही। नतीजों के बाद शेयर करीब 0.4% ऊपर था, लेकिन इस साल अब तक इसमें करीब 19% की गिरावट है।
गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में सोमवार को तेजी देखने को मिली। MCX पर अक्टूबर गोल्ड फ्यूचर्स करीब 0.18% बढ़कर 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और सितंबर सिल्वर फ्यूचर्स 0.53% चढ़कर 2,18,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंचा। आगे गोल्ड और सिल्वर की कीमतों के लिए यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा, डॉलर की चाल, क्रूड ऑयल प्राइसेस और फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अहम रहने वाली है। इन संकेतों के आधार पर बुलियन मार्केट में आने वाले दिनों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। एनालिस्ट्स का मानना है कि निवेशकों को सिर्फ रोजाना की कीमतों में होने वाले बदलाव देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर को लंबे समय में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए उपयोगी माना जाता है, खासकर आर्थिक अनिश्चितता के दौर में। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स के जून तिमाही नतीजों में रेवेन्यू 21.6% बढ़कर 286 करोड़ रुपए रही, लेकिन प्रॉफिट 6.9% घटकर 47 करोड़ रुपए रह गया। वेज हाइक्स और कंज्यूमर बिजनेस में कमजोरी के चलते एडजस्टेड ईबिटा मार्जिन भी 21.4% से घटकर 19.7% हो गया। फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस कंपनी का मजबूत प्रदर्शन करने वाला सेगमेंट रहा, जिसकी रेवेन्यू 110% बढ़ी। वहीं एआई ने 81% क्लाइंट एंगेजमेंट्स में भूमिका निभाई और कंपनी ने नए सीईओ के तौर पर सोनल रामराखियानी की नियुक्ति की, जबकि नतीजों के बाद शेयर में 7.5% तक की गिरावट देखने को मिली। कांसई नेरोलैक पेंट्स का Q1 प्रदर्शन मजबूत रहा। कंपनी का रेवेन्यू 9.8% बढ़ा और नेट प्रॉफिट लगभग 5% चढ़ा। हालांकि रॉ मटेरियल कॉस्ट्स और रुपए में कमजोरी से मार्जिन पर दबाव है। लीप इंडिया का आईपीओ इस हफ्ते खुलने जा रहा है, जिसका प्राइस बैंड ₹151 से ₹159 प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ में 480 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और मौजूदा शेयर होल्डर्स की तरफ से 2,000 करोड़ रुपए का ऑफर ऑफ सेल शामिल है, यानी कुल इशू साइज करीब 2,480 करोड़ रुपए है।